हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी, तुम बेडरूम में अकेले पड़े रहो। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक सुखी परिवार जिसमें रहते हैं महेश के माता पिता और महेश का छोटा भाई नवीन। 24 साल की उम्र में ही महेश की नौकरी एक नामी कंपनी में इंजीनियर के रूप में लग गई। उसकी तनख्वाह भी अच्छी थी, इसलिए महेश के माता पिता जल्द ही उसकी शादी कर देना चाहते थे और उन्होंने कविता को अपनी बहू के रूप में चुना। महेश का छोटा भाई नवीन अभी पढ़ाई कर रहा था। महेश के पिता भी सरकारी नौकरी में मामूली क्लर्क थे। उनकी तनख्वाह बहुत कम थी। जो भी मिलता था उन्होंने उससे एक बड़ा सा घर बना लिया और दोनों बच्चों की पढ़ाई में लगा दिया। महेश की नौकरी अच्छी थी और तनख्वाह भी। इस कारण नौकरी लगने के बाद महेश ने नवीन की पढ़ाई और घर खर्च की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। कविता ने देखा महेश अपनी आधी से ज्यादा तनख्वाह अपने परिवार पर खर्च कर देता है। ये बात उसे अच्छी नहीं लगी। जब तब वो बातों बातों में महेश से कहती, इतना रुपया खर्च करने की क्या जरूरत है? पापा की तनख्वाह है ना, उन्हें खर्च करने दो। महेश कविता को समझाता कि पिताजी की तनख्वाह बहुत कम है, बैंक का लोन भी है पिताजी के ऊपर, और अब मैं अच्छा खासा कमाता हूँ तो पिताजी को खर्च करने की क्या जरूरत। समय बीतता गया, नवीन की पढ़ाई पूरी हो गई, उसकी नौकरी लग गई, पर तनख्वाह ज्यादा नहीं थी। नवीन अब थोड़ा बहुत घर खर्च उठा लेता था। पिताजी रिटायर हो गए। कविता के घर एक बेटी का जन्म हो गया, पर कविता महेश के रुपए खर्च होते देख अब भी जल भुन जाती। कविता ने घर के काम के लिए एक नौकरानी भी लगवा ली, पर कविता अब भी संतुष्ट नहीं थी। उसका मानना था कि यदि वे घर अलग लेकर रहें तो अच्छा रहेगा, आजादी के साथ साथ रुपए भी बचेंगे। पर जब भी वो महेश से बात करती, महेश मना कर देता। इस तरह समय बीतता गया। कविता एक बच्चे की और मां बन गई। घर में देवरानी आ गई। समय के साथ कविता का व्यवहार बदलता गया। उसके देवर की तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, इसलिए हर समय कविता अपनी देवरानी को कुछ न कुछ सुनाती रहती। कुछ समय तक देवरानी सब सहती रही, फिर वो भी कविता को पलटकर जवाब देने लगी। कविता अब अपने सास ससुर से भी सीधे मुंह बात नहीं करती। इस कारण घर का माहौल हर समय तनाव भरा रहता। कविता ने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि अब दोनों बच्चे बड़े हो गए, बेटी कॉलेज में और बेटा 12वीं में। दोनों समझदार भी हैं। अब मुझे किसी बात की टेंशन नहीं। मैं आजादी से घूम फिर सकूंगी, अपनी मन मर्जी की मालकिन बन रहूंगी। एक दिन महेश ऑफिस से घर आया तो कविता ने कहा, मैं सोच रही हूँ बच्चे अब बड़े हो गए हैं, अब हमें अलग घर लेकर रहना चाहिए। तुम सब रुपया अपने माता पिता और भाई और उसकी पत्नी पर खर्च कर देते हो। अरे बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचो। महेश ने कहा, तुम फिर शुरू हो गई। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मैं अपने परिवार से अलग नहीं रहूंगा। मेरा दिमाग खराब मत करो, चुपचाप सो जाओ। ये सुन कविता समझ गई कि हर बार की तरह महेश इस बार भी नहीं सुनेगा। अब कविता के दिलो दिमाग पर यह बात हावी हो गई थी कि वो इस घर में नहीं रहेगी। कविता ने अपना चादर तकिया उठाया और जाने लगी। ये देख महेश ने पूछा, कहाँ चल दी? कविता ने कहा, हॉल में सोने जा रही हूँ। तुम्हें कब से अलग घर लेने को कह रही हूँ और तुम हो कि मेरी बात सुनते नहीं। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी, पड़े रहो तुम बेडरूम में अकेले। महेश ने हाथ पकड़ते हुए कहा, ये क्या तमाशा है? सब क्या सोचेंगे और बच्चों पर क्या असर होगा? चुपचाप सोती क्यों नहीं? कविता ने चिढ़कर कहा, सबको भी पता चले कि मैं क्या चाहती हूँ। मुझे अब किस घर में नहीं रहना। मैं अब तभी बेडरूम में तुम्हारे साथ सोऊंगी जब तुम मेरी इस बात को मानोगे। और कविता हॉल में जाकर सो गई। 3 दिन से कविता को हॉल में सोता देख महेश के माता पिता ने महेश को कमरे में बुलाया और कहा, क्या बात है, बहू और तेरे बीच किसी बात से झगड़ा हुआ है क्या? महेश ने कविता की अलग होने की जिद के बारे में
अपने माता पिता को बताया। उसके पिता ने भी कहा, बहुत दिन से देख रहा हूँ, बड़ी बहू और छोटी बहू में रोज खटपट होती है। कविता भी हमसे खिंची खिंची रहती है। ऐसा कर बेटा, तू बहू की बात मान ले। घर में रोज कलह होने से अच्छा है तू अलग घर ले ले। महेश ने कहा, नहीं पापा, मैं आप सबसे अलग नहीं रह सकता। महेश की माँ ने कहा, बेटा, कविता बहू सबसे नाराज और उखड़ी रहती है। यदि अलग रहकर वह खुश है तो हमें कोई समस्या नहीं है। तू आसपास कोई किराए का घर देख ले। कविता की जिद के आगे महेश ने घुटने टेक दिए। घर से कुछ दूरी पर एक किराए का घर ले लिया। कविता की बेटी पूजा और बेटा पीयूष को अपने दादा दादी और चाचा चाची को छोड़कर जाने का जरा भी मन नहीं था। बेचारे अनबने मन से उस किराए के घर में रहने चले गए। सारा दिन कॉलेज से आने के बाद पूजा और स्कूल से आने के बाद पीयूष दादा दादी के पास ही रहते। महेश भी ऑफिस से आने के बाद अपने माता पिता के पास चला जाता। पर कविता दिन में एक बार भी वहां नहीं जाती। कविता अपने में ही मस्त थी। उसने किटी ज्वाइन कर ली, योगा क्लास भी, कुछ सहेलियां बना ली जिनके साथ वो घूमती फिरती। इस तरह समय बीतता गया। पूजा का कॉलेज खत्म हुआ और उसकी नौकरी लग गई। पीयूष कॉलेज में आ गया। महेश की माँ का देहांत हो गया। एक दिन महेश ऑफिस से आया और उसने बताया कि उसकी कंपनी ने उसका ट्रांसफर दिल्ली कर दिया है। ये सुन सब खुश हुए, पर समस्या ये थी कि पीयूष का कॉलेज था और पूजा की नौकरी। उसकी कंपनी के साथ उसका 2 साल का बॉन्ड था। वो चाहकर भी नौकरी छोड़ नहीं सकती थी। इस कारण वे दोनों अपने माता पिता के साथ दिल्ली नहीं जा सकते थे। पूजा ने महेश से कहा, मम्मी, आप पापा के साथ चली जाओ, क्योंकि पापा अकेले वहां सब कैसे मैनेज करेंगे। दादाजी और चाचा चाची है ना, हम वहां रहने चले जाएंगे। पीयूष ने भी इस बात से सहमति जताई। पर कुछ सोच कविता ने कहा, महेश, तुम ही चले जाओ दिल्ली, बीच बीच में हम आते जाते रहेंगे। कविता नहीं चाहती थी कि बच्चों का उस घर में किसी से और ज्यादा लगाव पड़े, उसके बच्चे उससे और दूर हो जाएं। कविता के साथ नहीं जाने का कारण महेश अच्छी तरह जानता था। महेश कविता की रग रग से वाकिफ था। महेश सोचने लगा, मेरी कविता को जरा भी परवाह नहीं है कि नए शहर में मैं कैसे सब अकेले मैनेज करूंगा। महेश ने जब ये बात अपने पिता और अपने भाई को बताई तो वे बहुत खुश हुए और महेश के पिता ने कहा, बेटा, पीयूष और पूजा को हमारे पास रख दे और किराए का घर खाली कर दे। बहू को अपने साथ ले जा, क्योंकि वहां तू अकेले कैसे रहेगा। महेश ने कहा, कविता नहीं जाना चाहती, वो यहीं रहना चाहती है। आप चिंता मत करो, मैं सब मैनेज कर लूंगा। महेश के पिता ने कहा, तू नई नौकरी यहीं ढूंढ ले। महेश ने कहा, इतनी जल्दी नई नौकरी कहाँ मिलेगी, दिल्ली तो जाना ही पड़ेगा। वहां से नई नौकरी के लिए कोशिश करूंगा, जब मिल जाएगी तो वापस आ जाऊंगा। महेश दिल्ली जाने के लिए पैकिंग करने लगा था कि अचानक से कविता ने कहा, महेश, तुम्हारे पिता का जो घर है तुम उसमें अपना हिस्सा क्यों नहीं मांग लेते। मैं और बच्चे किराए का घर छोड़ अपने हिस्से में रहने चले जाएंगे। ये सुन महेश ने गुस्से में कहा, ये क्या कह रही हो तुम। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, समझी ना तुम। कविता ने कहा, क्यों, क्या उस घर पर तुम्हारा हक नहीं है। कभी ना कभी तो अपना हिस्सा लेना ही है ना। महेश ने कहा, मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करना, मेरा दिमाग खराब मत करो। कविता ने कहा चिढ़कर, उस घर में मैं हिस्सा लेकर रहूंगी और तुम्हें इस बारे में मेरी बात मानना ही पड़ेगी, समझे ना। महेश ने कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं माननी, अपनी बकवास बंद करो। कविता ने गुस्से से कहा, अच्छा, जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। महेश ने कहा, ठीक है, मत करो, मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करना, और मुंह फेर सो गया। 2 दिन तक महेश और कविता में बहस चली। ये बातें पीयूष और पूजा ने भी सुनी। पीयूष ने कहा, मम्मी, आपकी ये जिद सही नहीं। कविता ने कहा, तुम चुप रहो, मैं जो कर रही हूँ तुम सबकी भलाई के लिए कर रही हूँ। बेचारा पीयूष चुप हो गया। महेश की फ्लाइट थी, वो जाने लगा, पर अपनी जिद और गुस्से में उसने एक बार भी महेश की तरफ नहीं देखा। उससे मुंह फुलाए ही बैठी रही। महेश दिल्ली पहुंच गया।
कविता की बहन रमा और उसके पति संदीप भी दिल्ली में रहते थे। महेश 3 दिन उनके साथ रहा। फिर संदीप ने अपने घर से ही कुछ दूरी पर एक किराए का घर महेश को दिला दिया, साथ ही एक काम करने वाली की व्यवस्था भी कर दी। रविवार को कभी कभी महेश रमा के घर भी चले जाता था। कविता अपनी जिद पर अड़ी थी। जब भी महेश से फोन पर बात होती तो उससे बेरुखी से बात करती। इस बात पर बहस करने लगती। पूजा और पीयूष भी अपनी माँ के इस व्यवहार से परेशान थे। एक दिन महेश ऑफिस से आया। उसे थकान महसूस हो रही थी। सुबह उठा तो बहुत तेज बुखार था। उससे उठा भी नहीं जा रहा था। उसने संदीप को फोन कर बुलाया। संदीप उसे डॉक्टर के पास ले गया। रमा भी नौकरी पर जाती थी, पर उसने महेश की हालत देख एक दिन की छुट्टी ले ली। डॉक्टर ने टेस्ट करवाए और बताया कि महेश को टाइफाइड हो गया है। महेश ने हालत देख सोचा कि कविता को यहीं बुला लेता हूँ। महेश ने फोन किया। पीयूष पूजा ने बात की, हालचाल पूछे और फोन कविता को दे दिया। कविता ने हालचाल पूछने की बजाय अपना राग अलापना शुरू कर दिया। मैं तो तुमसे बहुत ही नाराज हूँ। तुम मेरी बात सुनते ही नहीं। तुम अपना हिस्सा मांगते क्यों नहीं? गुस्से में महेश ने फोन रख दिया। आज महेश को बहुत बुरा लग रहा था कि पति की तबीयत की कोई चिंता नहीं, बस रुपए पैसे हिस्से की बातें। कैसी पत्नी मिली है भगवान मुझे। मेरे सुख दुख की उसे कोई चिंता नहीं। मैं यहाँ अकेले कैसे रह रहा हूँ बिना किसी स्वार्थ के। कविता की बहन और उसके पति मेरी सेवा कर रहे हैं और एक कविता है जो मुंह फुलाए जिद पकड़े बैठी है। महेश की हालत देख रमा ने अपनी बहन कविता को फोन किया और बोली, जीजू की हालत ठीक नहीं, कुछ दिनों के लिए तुम आ क्यों नहीं जाती? जिद में अंधी कविता ने गुस्से में कहा, जो शख्स मेरी बात नहीं सुनता मैं उसकी परवाह क्यों करूं? तुम ही बताओ, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? क्या महेश का हिस्सा नहीं है उस घर में? क्या हक मांग के मैं गलत कर रही हूँ? रमा ने कहा, ठीक है पर दीदी ये सही भी नहीं। जीजाजी की मर्जी, उन्हें हिस्सा चाहिए या नहीं। तुम जिद तो मत करो, उनकी तबीयत खराब है। कविता ने चिढ़कर कहा, देखो मुझे ज्यादा मत सिखाओ। मुझे क्या करना है और क्या नहीं मैं जानती हूँ। और गुस्से में फोन रख दिया। एक दिन महेश नहा रहा था और उसका पैर फिसल गया और सूजन आ गई। डॉक्टर को बताया तो कहा फ्रैक्चर हो गया, प्लास्टर चढ़ेगा। एक तो पहले ही टाइफाइड की समस्या चल रही थी और ऊपर से अब फ्रैक्चर हो गया। महेश चाहकर भी घर नहीं जा सकता था, या यूं कहे जाना नहीं चाहता था। रमा और संदीप को भी कब तक परेशान करता। महेश ने सोचा क्यों न बेटी पूजा और पीयूष को कुछ दिन के लिए बुला ले। महेश ने पूजा को फोन कर कहा, बेटी कुछ दिन वर्क फ्रॉम होम लेकर यहाँ आ जाओ और पीयूष को भी ले आओ। पूजा ने कहा, पापा आप ठीक तो है ना? महेश ने कहा, हाँ ठीक हूँ, बस तुम आ जाओ। पूजा ने फोन रख कविता से कहा, मम्मी हम तीनों पापा के पास दिल्ली चलते हैं, उनकी तबीयत खराब है। कविता ने कहा, मुझे नहीं जाना, तुम दोनों चले जाओ। पूजा ने कहा, कैसी बात कर रही हो आप? आपको पापा की चिंता नहीं हो रही? कविता ने कहा, उस इंसान को मेरी चिंता है, मेरी बात सुन रहा है वो? नहीं ना, तो मैं क्यों परवाह करूं? दोनों भाई बहन दिल्ली पहुंच गए। अपने पिता की हालत देख परेशान हो गए। पूजा ने 5 दिन की छुट्टी ले ली और दोनों भाई बहन अपने पिता की सेवा में लग गए। फिर पूजा ने कंपनी में बात कर कुछ दिनों के लिए वर्क फ्रॉम होम ले लिया। पीयूष ने भी कॉलेज से छुट्टी ले ली। रमा को अपनी बहन की सोच देख बहुत बुरा लगता। सोचती कैसी औरत है, उसका पति मुश्किल में है और वो जिद पकड़े बैठी है। शर्म आती है मुझे अपनी बहन पर। जीजाजी गलत नहीं है। पूजा और पीयूष को गए 10 दिन हो गए थे। दोनों बच्चे अपनी माँ से बहुत नाराज थे। कविता को अब बोर लगने लगा था। सोचा देख आती हूँ दोनों भाई बहन क्या कर रहे हैं। कविता अचानक ही दिल्ली आ गई और बहन के यहाँ गई। कविता को यूं देख रमा ने कहा, अचानक कैसे? कविता ने कहा, बस सोचा बच्चों और महेश को सरप्राइज दे दूं। कविता रमा के साथ महेश के घर गई। रमा को कुछ काम था तो वो बाहर से ही चली गई। महेश और संदीप हॉस्पिटल गए थे। पीयूष घर में था। अपनी मम्मी को देख बोला, आप यहाँ? कविता ने कहा, हाँ तुम लोगों को देखने का दिल किया तो आ गई। आगे पीयूष
कुछ नहीं बोला और कमरे में चला गया। कविता को अजीब सा लगा, कोई बात ही नहीं की पीयूष ने, और कमरे में चला गया। कुछ देर बाद कविता ने पूछा, पूजा कहाँ है? पीयूष ने कहा, वो नोएडा गई है, उसे वहाँ के ऑफिस में कुछ काम था। तुम्हारे पापा कब तक आएंगे? पीयूष ने कहा, आने ही वाले होंगे। पीयूष ने पूछा, चाय बना दूं? कविता ने कहा, तुम्हारे पापा को आ जाने दो। कविता देख रही थी, उसका गैर जिम्मेदार बेटा एक जिम्मेदार बेटा बन गया है। कुछ देर बाद महेश भी आ गया। पीयूष महेश के लिए फल काटने लगा। महेश के खाने पीने का बहुत ध्यान रखते थे। कविता को देख महेश ने पूछा, कब आई? थोड़ी देर हुई। कविता ने महेश को देख सोचा, कितने कमजोर हो गए। महेश ने पूछा, घर ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? कविता ने कहा, नहीं, रमा छोड़ गई थी। पीयूष ने कहा, पापा ये फल खा लीजिए, फिर चलिए मैं कपड़े बदलने में आपकी मदद कर देता हूँ। कुछ देर बाद कपड़े बदलकर महेश हॉल में आकर सोफे पर बैठ गया। महेश जैसे ही सोफे पर बैठा, पीयूष ने पैर के नीचे तकिया लगा दिया। कविता ने पूछा, तबीयत कैसी है अब? महेश ने कहा, ठीक है। पीयूष 3 कप चाय और बिस्कुट ले आया। तीनों ने चुपचाप चाय पी। पीयूष ने कहा, पापा अब आप थोड़ी देर बेडरूम में जाकर आराम कर लें, थक गए होंगे। पीयूष महेश को सहारा देकर बेडरूम तक ले गया और पलंग पर लेटा दिया। पीयूष अपना लैपटॉप ले कुछ काम करने लगा। कविता ने खुद को अनचाहा महसूस किया। उसे अपनी स्थिति एक अनचाहे मेहमान से भी बुरी लगी। अपनी जिद और घमंड में आसमान में उड़ती हुई कविता आज जमीन पर थी। उसे लगा था पिछली बार की घर से अलग होने की जिद की तरह इस बार भी वो अपनी जिद मनवा लेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। कविता ने पूछा पीयूष से, डिनर में क्या बनाना है? पीयूष ने कविता को बिना देखे ही जवाब दिया, आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं, कमला आंटी आती है, वे सब काम कर जाती हैं। कुछ देर बाद धोबी कपड़े ले आया। पीयूष ने कपड़े गिन रुपए दे दिए। कविता की बेडरूम में महेश के पास जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। वो हॉल में ही बैठी रही। खाना बनाने वाली खाना बनाकर जा चुकी थी। कुछ देर बाद महेश डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया और पीयूष रसोई में प्लेट लेने गया। कविता ये देख रसोई में जाने लगी तो महेश ने कहा, बैठ जाओ कविता, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। महेश ने अनमने स्वर में कहा। उसके शब्दों से कविता को ऐसा लगा वो इस घर में एक मेहमान हो जैसे। पीयूष ने अपने पिता को प्यार से खाना परोसा। वे दोनों आपस में बात करते रहे। खाना खाते समय कविता को ऐसा लगा जैसे वो अकेले ही बैठी है, उसे कोई पूछ भी नहीं रहा। उसे महेश की आंखों में अपने लिए वो प्यार भी नजर नहीं आया। पीयूष भी उखड़ा उखड़ा लगा। खाना खत्म कर पीयूष ने डाइनिंग टेबल साफ कर दी और बोला, पापा मैं वॉक करके आता हूँ, आप आराम करो। कविता ने ड्रेस चेंज की, अपना सामान महेश के बेडरूम में रखा। उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी अजनबी लोगों के साथ है और बेड पर जाकर बैठ गई। ये देख महेश ने कहा, कविता तुम दूसरे रूम में सो जाना, पीयूष यहाँ सोएगा। मुझे रात में वॉशरूम जाना होता है तो उसकी मदद लगती है। कविता अपमानित सी महेश को देखती रह गई पर कुछ कह न सकी। फिर पीयूष ने दूध गर्म करके महेश को दे दिया। कविता दूसरे कमरे में जाकर लेट गई। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। ऐसा लगा जैसे उसके बच्चे और उसके पति को अब उसकी जरूरत ही नहीं है। उनके लिए वो यहाँ होकर भी यहाँ नहीं है। पीयूष सुबह बाजार चला गया। झाड़ू पोछा करने मीना आई तो कविता से बोली, अच्छा हुआ दीदी आप आ गई, साहब बहुत बीमार हो गए थे। वो तो आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं जिन्होंने बहुत देखभाल की साहब की। कविता ने हाँ में सर हिला दिया। महेश लैपटॉप ले ऑफिस का काम कर रहा था। घर के काम करने वाली बाइयों ने सब काम कर दिए थे। सारा दिन कविता घर में इधर से उधर घूमती रही। बेचैन, अजनबी सी, अकेली सी, उसका मुंह जरा सा हो गया था। शाम को पूजा भी नोएडा से आ गई थी। पूजा ने कविता से पूछा, मम्मी आप यहाँ कैसे आ गई? कविता ने कहा, बस बेटा तुम सबकी याद आ रही थी तो आ गई। पूजा ने कहा, ठीक है, पर अब किसी बात को लेकर पापा को परेशान मत करना, बड़ी मुश्किल से उनकी हालत ठीक हुई है। रात को सब बैठ बातें कर रहे थे। तीनों खुश थे।
बस कविता ही एक कोने में बैठी थी। उसे लग रहा था जैसे उसके बच्चे और पति उसके बिना जीना सीख गए हैं। उसकी यहाँ किसी को जरूरत नहीं है। कविता ये यहाँ सोचकर आई थी कि उसके पति और बच्चे बुरे हाल में होंगे, उससे कहेंगे कि अब आप सब संभालो, हमें आपकी जरूरत है। और महेश भी यही कहेगा कि कविता तुम्हारे बिना हमारा हाल बेहाल है, और फिर मैं अपनी जिद महेश से मनवा लूंगी। पर यहाँ तो पासा ही पलट गया। कविता सोचने लगी, मैंने अपनी जिद और लालच में आकर बेवकूफी की, अपने पति और बच्चों को ही खो दिया। कुछ देर बाद कविता ने महेश से अकेले में कहा, महेश मुझे माफ कर दो, मैंने सही नहीं किया, मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अपनी जिद में मैं अंधी हो गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। महेश ने कहा, कविता पैसा इंसान कमा सकता है पर रिश्ते नहीं। यदि एक बार रिश्ते बिगड़ जाएं तो सुधारना मुश्किल होता है। उम्मीद है आगे से तुम ऐसी कोई जिद नहीं करोगी और रिश्तों को समझोगी। कविता ने हाँ में सर हिलाया। कविता फिर से कोशिश में लग गई कि किस तरह पति और बच्चों का दिल जीते। कुछ दिनों में संबंध तो सुधर गए पर रिश्तों में पहले जैसी बात नहीं थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।